लवासना के फैकल्टी मेंबर्स और यहाँ उपस्थित हमारे सभी ऑफिसर्स और सभी हमारे ऑफिसर ट्रेनीज, सबसे पहले तो इस जो फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट किया है उसकी आज वैलेडिक्टरी सेरेमनी है। मैं आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे मालूम है यह वह इंस्टीट्यूशन है जहां ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज तथा रॉयल भूटान सिविल सर्विसेज के यंग ऑफिसर्स और नेशन बिल्डिंग की अपनी जर्नी का पहला स्ट्रांग और मीनिंगफुल स्टेप यहां रखते हैं और इस स्थान पर भारत के गवर्नेंस फ्रेमवर्क की फाउंडेशन भी बनती है। मैं मानता हूं कि फाउंडेशन कोर्स सिर्फ एक ट्रेनिंग मॉड्यूल नहीं है, यह एक कमिटमेंट है, a commitment to build a governance system that is efficient, capable, and truly sensitive to the needs of the common people. लवासना के ऑफिसर ट्रेनिंग की जो जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को तो यह संस्थान बखूबी निभा ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ यह संस्थान ज्वाइंट सिविल मिलिट्री प्रोग्राम, बॉर्डर इकोनॉमी, बॉर्डर डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक इंक्लूजन फॉर विमेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कई वैल्यूएबल कोर्सेज भी ऑफिसर्स को प्रोवाइड करता है, जो हमारे ऑफिसर्स के ओवरऑल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। और यह सारी चीजें मैं मानता हूं कि लवासना को एक कंप्लीट इंस्टीट्यूशन बनाती है, जिससे इस इंस्टीट्यूशन का महत्व स्वाभाविक रूप से और बढ़ जाता है। आज की वैलेडिक्टरी सेरेमनी लवासना की उसी कमिटमेंट को मैं मानता हूं कि सिंबलाइज करती है। मैं आप सभी को रिमार्केबल माइलस्टोन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। डियर ऑफिसर ट्रेनीज, आज से आपकी प्रोफेशनल जर्नी एक नया डायमेंशन लेगी। देश को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, सर्व विद इंटीग्रिटी, लीड विद ह्यूमिलिटी और डिलीवर विद एक्सेलेंस। और साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि यह सब करते हुए ईगोलेस होना चाहिए, अहंकार मन में किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि जिसके भी मन में अहंकार पैदा हुआ उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है लोगों की नजरों में। किसी भी अहंकारी व्यक्ति के प्रति, किसी इगोइस्ट व्यक्ति के प्रति कॉमन मासेज में जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो रिस्पेक्ट नहीं रहती है। अब जैसे अहंकार के ह के ऊपर लगा हुआ यह पॉइंट है, जिस इंडिविजुअल के पहले यह लग जाएगा, यदि नंबर 1 के पहले यह पॉइंट लगा दीजिए तो नंबर 1 की वैल्यू 1 नहीं रह जाती है, वो 1/10 हो जाती है। क्यों ही आपके अंदर अहंकार पैदा हुआ, स्वाभाविक रूप से आपकी वैल्यू, आपकी कीमत लोगों की नजरों में वो कम हो जाएगी। लेकिन यदि अहंकार शून्य हो गया, आपके मन में किसी भी प्रकार का अहंकार किसी भी सूरत में पैदा नहीं होता, तो आप ये देखिए, इंडिविजुअल इज इक्वल टू 1 इज डिवाइडेड बाई 0। यदि अहंकार 0 हो गया तो 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। स्वाभाविक रूप से आपका महत्व, आपके प्रति रेस्पेक्ट लोगों के मनों में पैदा होगा। आप सभी ने वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस को सक्सेसफुली पास किया है और मैं मानता हूं कि यह अचीवमेंट एक बात को बिल्कुल स्पष्ट करता है कि आप सभी में कमिटमेंट है, डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है और साथ ही साथ असाधारण काम करने की आप सबके अंदर क्षमता है। किसी भी फील्ड में सफलता इन्हीं गुणों पर ही टिकी होती है, लेकिन आपकी यात्रा को सबसे अलग बनाती है आपकी चॉइस। इतनी टैलेंट और क्षमता यानी कैपेबिलिटी के साथ आप किसी भी ल्यूक्रेटिव और हाई पेइंग कैरियर में जा सकते थे, फिर भी आपने सिविल सर्विसेज को ही चुना है। आपके निर्णय से यह पूरी तरह से स्पष्ट है, आपकी इंस्पिरेशन केवल व्यक्तिगत सफलता की नहीं है, बल्कि देश और समाज के लिए कुछ
मीनिंगफुल करने की भी है। आप सब लोग सर्विंग द नेशन, एम्पावरिंग इट्स पीपल एंड ड्राइविंग रियल चेंज की भावना से इंस्पायर्ड है, और यही भावना आपको एक एक्सलेंट और इंपैक्टफुल पब्लिक सर्वेंट बनाएगी, ऐसा मैं मानता हूं। साथियों, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप में पिछले कुछ डिकेड्स में हमारे देश का सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप तेजी से बदला है। हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट मेनी टाइम्स बढ़ चुका है। जॉब अपॉर्चुनिटीज अभूतपूर्व तरीके से बढ़ी है। आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग, मेडिकल फील्ड्स और सर्विस सेक्टर में नई अपॉर्चुनिटीज भी पैदा हुई हैं। स्टार्टअप कल्चर बढ़ा है, इसने देश के बहुत से टैलेंटेड यूथ को अपनी ओर आकर्षित भी किया है। लेकिन आज भी सिविल सर्विसेज का आकर्षण किसी भी सूरत में कम नहीं हुआ है। आज भी देश का यूथ सिविल सर्विसेज की कुछ लिमिटेड सीट्स के लिए इसे का हार्ड कंपटीशन वो करता है। कठोर प्रतिस्पर्धा से उसे गुजरना पड़ता है, और ये जरूरी भी है, क्योंकि जिस गति से भारत आज समय विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसे देखते हुए नौजवानों के अंदर उत्साह का, इंतजाम का होना यह बहुत ही आवश्यक भी है। हम यदि सही मायनों में भारत को डेवलप्ड नेशन बनाना चाहते हैं, तो हमें यह इंश्योर करना होगा कि सोसाइटी का हर सेक्शन इस डेवलपमेंट की जर्नी में समान रूप से भागीदार बने और अपनी भागीदारी निभाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब आप एक सिविल सर्वेंट के रूप में समाज के वंचित या कमजोर वर्गों से मिलें, उनके प्रति एम्पैथेटिक और कंपेंसनेट रहें, और यह समझें कि उनकी वर्तमान स्थिति केवल उनकी क्षमता या हार्डवर्क का रिफ्लेक्शन नहीं है, उसके पीछे अनेक सामाजिक, आर्थिक और परिस्थितिजन्य कारण भी हैं। यही संवेदना आपको एक सच्चा और अच्छा पीपुल सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेटर बनाएगी, और मैं मानता हूं कि बराबर हम सबको बड़े मन के साथ काम करना चाहिए। मेरा यह भी मानना है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी बार बार इस चीज को दोहराते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। यह बात हम सबको भी बराबर ध्यान में रखनी चाहिए। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, मैथमेटिकल इक्वेशन में जिसे समझाना हो तो यूं समझाया जा सकता है, लेट अस कंसीडर फॉर द टाइम बिंग, लेट अस कंसीडर दैट योर मन इज ए सर्किल। मन सर्किल होता नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, लेट अस कंसीडर दैट योर मन इज सर्किल। सर्किल का सर्कमफरेंस जितना बढ़ाते चले जाओगे, उसी रेशियो में मैग्नीट्यूड का सुख बढ़ता चला जाएगा। मैथमेटिकल इक्वेशन में इसे कहना हो तो हम कह सकते हैं कि सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद। और मनुष्य की जीवन में अंतिम इच्छा क्या होती है? मोक्ष की प्राप्ति, परमानंद, परमात्मा की प्राप्ति। हर व्यक्ति की यह अंतिम इच्छा होती है। सर्कमफरेंस मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नॉट मैग्नीट्यूड। परमानंद का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है। सर्कमफरेंस ऑफ मन इतना बड़ा कर लीजिए कि आपको जीवन में परमानंद की भी प्राप्ति हो जाए। बड़े मन के साथ ही जिम्मेदारी आप निभाएंगे, स्वाभाविक रूप से लोगों का सम्मान हासिल करेंगे, लोगों के दिलों पर आप राज करेंगे। आप जिले में, डिवीजन में शासन चलाने के लिए नहीं आ रहे हैं, सर्व द सोसाइटी, सर्व द पीपल, इसलिए आप जा रहे हैं। बराबर हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें अपना मन बड़ा करके रखना है। मैंने देखा है ऐसे भी अफसर्स को कि जीवन में लंबा पॉलिटिकल कैरियर रहा है, ईगो की प्रॉब्लम रहती है। यदि किसी ने, गरीब आदमी ने कुछ बोल दिया तो इतना तेजी से उसे डांटते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी सैड। हम लोग भी पॉलिटिक्स में हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं, लेकिन आज तक यह करने की नौबत नहीं आई। क्यों ऐसा करें?
वह भी इंसान है, आपसे कम समझता है, उसकी आवश्यकताएं, नीड्स होंगी, उसको समझने की कोशिश करिए। साथियों, यहां ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे आप सभी ट्रेनिंग ऑफिसर्स को मैं मानता हूं कि बहुत कम उम्र में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। शायद इस बात की गंभीरता आपको इस समय महसूस न हो रही हो, लेकिन जैसे जैसे आप सेवा के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, आपको समझ आएगा कि भारत के राष्ट्र निर्माताओं ने सिविल सर्वेंट्स के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, कितना महत्व दिया है। उन्होंने नेशन बिल्डिंग और डेवलपमेंट का बड़ा कार्य आपको सौंपा है। नेशन बिल्डिंग का काम करना है तो आपको करना है। भारत को यदि डेवलप्ड नेशन बनाना है, यह बड़ी जिम्मेदारी आपके भी कंधों पर है, यह मानकर चलना होगा। और आज जब आप इस सफर की शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं संविधान सभा के सभापति और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का एक महत्वपूर्ण संदेश आपको याद दिलाना चाहता हूं। इससे आपको अपनी जिम्मेदारी का कितना महत्व है, इसका स्वाभाविक रूप से आपको एहसास होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा में कहा था, एंड आई कोट, द वेलफेयर ऑफ द कंट्री विल डिपेंड अपॉन द वे in which the country is administered. That will depend upon the men who administer it. India needs today nothing more than a set of honest men who will have the interest of the country before them, unquote. साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के शब्द मैं मानता हूं कि सिविल सर्वेंट्स की महत्वपूर्ण भूमिका को यह दर्शाते हैं और आपसे जुड़ी उस बड़ी उम्मीद को व्यक्त करते हैं जो देश आपसे करता है। आपको लेकर देशवासियों के अंदर जो एक उम्मीद है, आप देश की प्रशासन व्यवस्था संभालेंगे, पॉलिसी मेकिंग से जुड़े फैसले लेंगे और पॉलिसीज को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी भी आपके ही कंधों पर होगी। और आपके द्वारा किए गए कार्य कि भारत का फ्यूचर तय करेंगे, भारत का भविष्य तय करेंगे कि भारत का भविष्य कैसा होगा। केवल हमारे डिसीजन ले लेने से ही भारत का भविष्य नहीं बनेगा। वह रोल यदि किसी को, इंपॉर्टेंट रोल यदि किसी को प्ले करना है तो आप सबको करना है। और मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे आपको सक्सेसफुली इस जिम्मेदारी को निभाना है। हम जानते हैं कि सिविल सर्विसेज की रूट्स कॉलोनियल टाइम्स में थी और उस समय अकाउंटेबिलिटी व्हाइट हॉल यानी लंदन में हुआ करती थी, अप्रॉक्सीमेटली 6000 माइल दूर। लेकिन आज परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं। आज अकाउंटेबिलिटी यही है आपके अपने आसपास, अपने देश के नागरिकों के प्रति। और आज के सिविल सर्वेंट सचमुच सर्वेंट ऑफ द पीपुल हैं। हम हो चाहे आप हो, सभी सर्वेंट ऑफ द पीपुल हैं। और आपसे अपेक्षा की जाती है कि पॉलिसी मेकिंग हो या implementation, you will respond directly to people's aspirations. और आप लोगों की इमीडिएट जो नीड्स है, जो आवश्यकताएं हैं, उनको भी समझेंगे और उनकी लॉन्ग टर्म होप्स को भी समझने की आप कोशिश करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। यू शुड वर्क विद दिस सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड द पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। और यही भावना आपको एक कैपेबल, सेंसिटिव और इफेक्टिव पब्लिक सर्वेंट बनाएगी। यही भावना आपको एक कैपेबल, इफेक्टिव और सेंसिटिव पब्लिक सर्वेंट बनाएगी। डियर ऑफिसर ट्रेनीज, देश इस समय विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इस सच्चाई को मैं ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में जाता हूं, वहां के लोग भी स्वीकार करते हैं। अब जैसे देश की इकोनॉमी का जहां तक सवाल है, 2014 में जो हमारी गवर्नमेंट बनी थी, इकोनॉमी की साइज के मामले में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन पिछले 9-10 वर्षों के अंदर ही जो भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, आज वह जंप लेकर दुनिया के देशों में 4थे स्थान पर आकर खड़ा हो गया है। मॉर्गन स्टैनले जैसी हाईली रिप्यूटेड फाइनेंशियल फर्म भी अब यह दावा कर रही है कि शायद 1 साल, 1.5 साल, मैक्सिमम 2 साल के अंदर हमारा यह भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में तीसरे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा।
ऐसे में जब आप नौजवानों को, खासकर मैं बैठी हुई इन बेटियों को भी देखता हूं और आगे बढ़ते हुए देखता हूं, तो मित्रों, मुझे बेहद खुशी होती है। और मैं जानता हूं कि हमारी ये बेटियां आज हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं। और इस वर्ष के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का परिणाम भी इसी बात का एक सशक्त प्रमाण है, जिसमें टॉप रैंक एक महिला ने ही हासिल किया है। बहनों भाइयों, देश की ताकत कितनी बड़ी है, देश की प्रतिष्ठा कितनी बड़ी है। मैं बतलाना चाहता हूं कि यदि आप लोग विदेश पहले जाना यदि किसी का हुआ होगा, कम लोग होंगे जिनका कि आज के 10 साल 12 साल पहले विदेश जाना हुआ होगा, संभव भी नहीं था आपके लिए। हम लोग प्रायः विदेशों में जाते हैं। मैं 20-25 साल पहले भी विदेशों में जाता था, आज भी जाना होता है। लेकिन मैं कह सकता हूं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भारत का स्टेचर बढ़ा है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था, भारत की बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की एक हैसियत बनी है। मुझे प्रसन्नता है कि टॉप 5 कैंडिडेट्स में इस बार 3 महिलाएं ने सक्सेस हासिल की है। टॉप 25 कैंडिडेट्स में 11 महिलाएं थी। और इस ट्रेंड को देखकर मुझे पूरा विश्वास है, जल्द ही सिविल सर्विसेज में महिलाओं की भागीदारी आप सबके बराबर हो जाएगी, पुरुषों के बराबर हो जाएगी। और 2047 तक जब हमारा विकसित भारत का लक्ष्य साकार होगा साथियों, तब हमारा विकसित भारत का जब लक्ष्य साकार होगा, तब एक भारत में कई महिलाएं कैबिनेट सेक्रेटरी भी बन चुकी होंगी। लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी बनने का आपका स्कोप कम नहीं होगा, चिंता मत करिएगा। और ये सारी चीजें ये बताती हैं कि हमारी नारी शक्ति भी इस देश की विकास यात्रा में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार है। और मौका मिलने पर कोई ऐसा पद नहीं है जिसे वह हासिल न कर सके। तब ये न ही इंडियन थी, न ही सिविल थी, न ही इनमें सर्विसेज की भावना थी। ऑफिसर्स को ब्यूरोक्रेट कहा जाता था, नौकरशाह कहा जाता था, और जो इंपीरियल मास्टर के लिए काम करते थे। ब्यूरोक्रेट सुनते ही लोगों के मन में आता है फाइल्स, रेड टेपिज्म, और एक ऐसा व्यक्ति जो नियम का बहाना बनाकर कामों को टालता है। जनरल परसेप्शन, क्षमा कीजिएगा। लेकिन आज सिविल सर्विसेज का अर्थ बदल चुका है। मैं आज आपसे कहता हूं कि आप ब्यूरोक्रेट नहीं हैं, आप नौकरशाह नहीं हैं, आप लोक सेवक हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, जैसे हम पब्लिक सर्वेंट हैं। और आज आप भारत के नागरिकों के लिए काम करते हैं। आपके हर कार्य से करोड़ों जीवन जुड़े हुए हैं, करोड़ों सपने जुड़े हुए हैं। आपके का कार्य देश का भविष्य निर्धारित करते हैं, लोगों के जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। इसका उदाहरण यदि मैं आपको दूं तो आप देखिए, अभी हाल में ही जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट कैंप्स को तबाह कर दिया। हालांकि हमने बेहद संतुलित उत्तर दिया था, बहुत ही बैलेंस तरीके से उत्तर दिया था, और हमारा जवाब एस्केलेटरी नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के रवैये ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर पर सिचुएशन को नॉर्मल नहीं रहने दिया। इस दौरान जिस तरह से देश भर में मॉक ड्रिल्स हुए थे और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ने उस मॉक ड्रिल को सक्सेसफुली जनता तक समझाते हुए पहुंचाया था, वह आप सबके लोक सेवक होने का एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। और आप सबको भी भविष्य में होने वाले ऐसे किसी भी स्थिति के लिए अपने आप को, मैं मानता हूं, मानसिक रूप से तैयार रखना होगा। फ्रेंड्स, रटगर ब्रैगमैन in his book Moral Ambition has said that true ambition is the kind that inspires us to bring transformation in the lives of others. Today, when humanity faces numerous moral challenges, we need civil servants who
do not merely say that they want to bring change, but who continuously strive and work towards it. यानी असली महत्वाकांक्षा वही है जो हमें दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए इंस्पिरेशन देती है, प्रेरणा देती है। आज जब मानवता के सामने कई नैतिक चुनौतियां हैं, तब हमें ऐसे सिविल सर्वेंट्स की जरूरत है जो सिर्फ यह न कहे कि हम चेंज लाना चाहते हैं, बल्कि इसके लिए वह निरंतर प्रयास भी करता रहे। इसलिए आज हमें मॉरल एम्बिशन वाले सिविल सर्वेंट्स चाहिए जो अपनी टैलेंट्स का उपयोग केवल पर्सनल सक्सेस के लिए नहीं, बल्कि सोसाइटी के लिए और ह्यूमैनिटी की वेलफेयर के लिए वो करें। आपको एक ऐसे बेंचमार्क का स्थापित करने, आपको ही एक ऐसे बेंचमार्क का स्थापित करने हैं जिस पर कि आने वाली जनरेशन आपके ऊपर गर्व करे। आपके जीवन की रेलेवेंस इस बात में नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, कौन सा पद आपने पाया है, कौन सी पोस्ट आपको मिली है, बल्कि इस बात में है कितने लोगों की जिंदगी को आपने बेहतर बनाया है अपने एफर्ट से। इस आधार पर आपके अचीवमेंट का मूल्यांकन किया जाएगा। और एक घटना का जिक्र मैं यहां आपसे कर रहा हूं। एक बार की बात है, बताते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन अपने छात्रों की परीक्षा ले रहे थे। एक छात्र ने उससे पूछा कि इस साल की परीक्षा के प्रश्न पिछले साल जैसे ही क्यों हैं? प्रश्न वही थे जो एक साल पहले थे। आइंस्टीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, डोंट वरी, इस साल आंसर्स उसके अलग होंगे, चिंता मत करो, उसके उत्तर इस साल अलग होंगे। यह बात भारत और सिविल सर्वेंट्स के लिए भी मानता हूं कि बहुत ही रेलेवेंट है। ऐसे बहुत से सवाल जो वर्ष 1947 में हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। जैसे अपने नागरिकों का जीवन हम कैसे और बेहतर बना सकते, कैसे बेहतर बना सकते, सभी नागरिकों को कैसे और अधिक सम्मानजनक जीवन दे सकते, कैसे हम ईज ऑफ लिविंग को और बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज इन प्रश्नों के जवाब मैं मानता हूं कि बदल चुके, उनका कंटेक्स्ट भी बदल चुका है, इसलिए उनके आंसर्स भी स्वाभाविक रूप से बदल चुके हैं। और साथियों, पिछले कुछ डिकेड्स में वैश्विक स्तर पर डेवलपमेंट पैराडाइम में गहरा परिवर्तन भी आया है। अनेक देशों ने नैनी स्टेट मॉडल की जगह इनेबलिंग स्टेट मॉडल को अपनाया है, जहां राज्य लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में विश्वास करता है, वहीं पर स्टेट को सिर्फ प्रोवाइडर नहीं बल्कि एनेबलर के रूप में देखा जाता है। इसलिए आज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जगह ले ली है। स्टेट ड्रिवन नेशन बिल्डिंग के साथ कोलैबोरेटिव स्टेट का मॉडल अपनाया जा रहा है। इसलिए रेड टेपिज्म भी स्वाभाविक रूप से कम हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिला है, गुड गवर्नेंस को भी बढ़ावा मिला है। भारत में भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का यह मंत्र दिया है। प्रधानमंत्री ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का यह मंत्र हम सबको दिया है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने 1500 से अधिक आर्काइक कानूनों को खत्म किया है और हमने 40,000 से अधिक कंप्लायंसेस को भी खत्म कर दिया है, जिनका कोई मतलब नहीं था। और कई कानूनों को डीक्रिमिनलाइज किया है, इसकी भी जानकारी आप सबको होगी। जन विश्वास के पहले एडिशन में लगभग 200 जो माइनर क्राइम्स थी, उनको क्राइम की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया था। दूसरे एडिशन में 300 से ज्यादा जो छोटे माइनर जो क्राइम्स थी, उनको क्राइम की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। छोटी छोटी चीजों में उठाकर जेल के अंदर बंद कर दिया, इसका कोई औचित्य नहीं था। और साथियों, हमने गुलामी की मानसिकता को समाप्त करने के लिए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भी पारित किया है। ये सभी रिफॉर्म्स आज आत्मनिर्भर और विकसित भारत की यात्रा को गति दे रहे हैं। और इस नए परिप्रेक्ष्य में आपकी भूमिका भी स्वाभाविक रूप से बदल रही है। आप प्लेटोनिक गार्जियंस नहीं हैं,
बल्कि आप पीपल सर्वेंट्स हैं। नाउ यू आर नॉट जस्ट प्रोवाइडर्स बट फैसिलिटेटर्स ऑफ एम्पावरमेंट। और साथियों, आप लोग पॉलिटिकल विल को धरातल पर उतारने का भी काम करते हैं। मुझे याद है कि जब मैं उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री था, उस समय उत्तर प्रदेश में मास कॉपिंग होती थी। मैं शिक्षा मंत्री नया बना था, एज भी बहुत कम थी। मेरे मन में जब पहले लोगों को नकल करते हुए मैं देखता था तो मुझे लगता था यदि मुझे कभी एजुकेशन में मिनिस्टर बन जाऊं तो सबको मैं रास्ते पर ला दूंगा। शिक्षा मंत्री बनने के साथ ही कल्याण सिंह जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, एजुकेशन मिनिस्टर था। शिक्षा मंत्री बनने के साथ ही मिस्टर करनैल सिंह जी, अभी हाल में ही डेथ हुई है उनकी, हमारे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे। मैंने उनसे कहा कि मैं एंटी कॉपिंग ऑर्डिनेंस लाना चाहता हूं, मैं नकल करने की किसी को इजाजत नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा, मुझे बतलाया कि साहब इसका बहुत जबरदस्त विरोध होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। मुझे आश्चर्य हुआ, सचमुच हुआ। 2 बार वह कैबिनेट का प्रपोजल लेकर मैं कैबिनेट में गया, दोनों बार सभी ने इसका विरोध किया और कैबिनेट में हमारा प्रपोजल पास नहीं हो पाया। अब एक दिन हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे थे, मुख्यमंत्री जी के पास में पहुंच गया। मैंने कहा कि वो काम कर रहे थे, फाइल्स रखी हुई थी। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, मैं चाहता हूं कि ये हमारा ऑर्डिनेंस का जो प्रपोजल है ये कैबिनेट में पास हो। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, आयु में हमसे 18 साल 20 साल बड़े थे। उन्होंने कहा चलिए चलिए। मैं मंत्री था, मैं चला आया। लेकिन उसके बाद जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उन्होंने वो प्रपोजल बीच से निकाला और पूरी कैबिनेट के सामने रखते हुए कहा था कि हमारे शिक्षा मंत्री की जिद है, इसलिए इसको पास माना जाए। आपको आश्चर्य होगा कि जो हाई स्कूल का रिजल्ट 75%, 80% आता था, यह एंटी कॉपिंग ऑर्डिनेंस लागू करने के बाद 30%। जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट 60-70% आया था, इसे लागू करने के बाद 14% आया। और मुझे याद है उस समय जब रिजल्ट समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए थे, उसमें शिक्षा मंत्री की उस पर फोटो भी हुआ करती थी। उस समाचार पत्र को नीचे रखकर पैरों से बच्चे उसे रगड़ते हुए मुझे गाली दे रहे थे। लेकिन मैं उसमें क्रेडिट यदि किसी को देना चाहता हूं, ने पूरी तरह से सहयोग किया था उस समय के आईपीएस अफसर, जो आज भी वो हैं, मिस्टर प्रकाश सिंह डीजीपी हुआ करते थे। मैं गेस्ट हाउस में रहता था, सीधे मेरे कमरे पर पहुंच गए और आकर मेरे चपरासी ने बतलाया कि साहब वो जो हमारा सहयोगी था, कि साहब वो प्रकाश सिंह जी आए हुए। मैं पहुंचा, उन्होंने सैल्यूट किया और उन्होंने कहा कि बस सर इतना कहने के लिए आए थे कि पुलिस की जिस भी प्रकार की असिस्टेंस की आवश्यकता होगी हम उसके लिए तैयार हैं, हमारी पुलिस तैयार है। क्योंकि उस समय जो रीजनल जो RIS वगैरह होती थी, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल होते थे, वह डरे हुए थे कि कहीं हम लोगों के ऊपर अटैक न हो जाए। पूरी तरह से उन्होंने मदद की। उसी तरीके से हमारे IAS अफसर प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिस्टर करनैल सिंह ने भी मदद की, तब जाकर वह कामयाबी हमको हासिल हो पाई। यानी आप सबका कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है इन सब सारी चीजों को लागू करने में। समाज की समाज के ये सब जो चैलेंजेस बन चुके हैं, इन चैलेंजेस को मीट आउट करने में, कामयाबी हासिल करने में आप सबका बहुत ही अधिक महत्व है। और इसका उदाहरण मैंने इसलिए दिया है क्योंकि अब आपको ऐसे अधिकारी की तरह काम करना है जो नागरिकों को उनकी क्षमता पहचाने, विकसित करने और आगे बढ़ने में उनकी मदद भी करे। आपको सिर्फ अब कानूनों और नियमों के लेटर या टेक्स्ट को ही ध्यान में रखकर कार्य नहीं करना है, बल्कि उनकी स्पिरिट को भी ध्यान में रखकर काम करना है। विश्वास के साथ आगे बढ़िए, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। मत डरिए कौन सस्पेंड कर देगा, हमारा बॉस नाराज हो जाएगा कि क्या होगा कैसे होगा, चिंता मत करिए। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर आस्था होनी चाहिए। अरे साथियों, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स यदि आस्था और विश्वास से सॉल्व की जा सकती हैं, तो मनुष्य के जीवन की प्रॉब्लम्स आस्था और विश्वास के आधार पर क्यों नहीं सॉल्व की जाती? अब जैसे मैं एक प्रश्न आपसे पूछूं
किसी व्यक्ति के पास इतना पैसा था, उसने उसका आधा ए को दे दिया, 1/3 बी को दे दिया, जो रेस्ट अमाउंट बचा था 100 पैसा वह सी को दे दिया। बताइए टोटल अमाउंट कितना था? कोई बतला सकता है? एक व्यक्ति के पास इतना पैसा था, उसका आधा माने 50% मिस्टर ए को दे दिया, 1/3 मिस्टर बी को दे दिया, दूसरे को दे दिया, और रेस्ट अमाउंट पैसा जो बचा था, रेस्ट अमाउंट जो था 100 रुपया। कितना हुआ? 3,000 300। गलत। कोशिश करिए, कोशिश करिए। हैं? क्या 600 किसने कहा? राइट, 600। अब जैसे इसका समाधान निकालना हो, कैसे निकालेंगे? लेट अस कंसीडर द टोटल अमाउंट वाज A/2 राम को दे दिया, A/3 श्याम को दे दिया, A/2 प्लस A/3 5A/6। रेस्ट जो पैसा 100 बचा उनको दे दिया। A माइनस 5A/6 इज इक्वल टू 100। इट मीन्स A इज इक्वल टू 600। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, यदि इस विश्वास के आधार मैंने मान लिया ए हो ही नहीं सकता उसका उत्तर, लेकिन मान लिया कि ए है। कभी कभी आस्था और विश्वास से भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, होता है, हो नहीं सकता, होता है, होता रहेगा। साथियों, आज टेक्नोलॉजी भी एक एनेबलर की भूमिका यहां पर निभा रही है। जैसा प्रधानमंत्री जन धन योजना में टेक्नोलॉजी के प्रयोग से 300 से अधिक सरकारी योजनाओं के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रदान किया जा रहा है, इससे लीकेज कम हुआ है। सिस्टम में बदलाव लाकर करप्शन को काफी हद तक मिनिमाइज किया जा सकता है। मैं यह दावा नहीं करना चाहता तो रूट आउट हो जाएगा पूरी तरह से। साथ ही साथ मिडिल मैन की भी भूमिका को समाप्त किया जा सकता है। आयुष्मान भारत है, डिजिटल मिशन से देश भर के अस्पतालों के डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को एक दूसरे से लिंक किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत टेक्नोलॉजी सब मिशन के माध्यम से कम लागत के बेटर क्वालिटी हाउस कंस्ट्रक्शन आज संभव हो पाए हैं, अच्छी क्वालिटी के बन रहे हैं। और साथियों, देश भर में सरकार द्वारा नए नए रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। उन रिफॉर्म्स के प्रति भी आपको खुद को एकोमोडेट करने की कोशिश करनी होगी। जैसे आपने देखा होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा फेसलेस असेसमेंट स्कीम शुरू की गई ताकि टैक्स पेयर्स और टैक्स ऑफिशियल्स के बीच फिजिकल इंटरफेस को और कम किया जा सके और ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। और इसके अतिरिक्त यदि मैं रक्षा मंत्रालय की बात करूं तो आप सबने संपूर्ण इनिशिएटिव के बारे में सुना ही होगा। संपूर्ण एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑटोमेशन सिस्टम है जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट एंड पेमेंट्स के बड़े ही ट्रांसपेरेंट मैनर में वो एनालाइज करता है। कहने का मतलब यह है कि आज आप सभी को भी इस बदलते परिवेश में इनोवेटिव तरीके से काम करना होगा। आपको लोगों की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान निकालना ही होगा। एक और बात जो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं रखना चाहूंगा, वो ये है कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक मीडियम होना चाहिए, ये एंड नहीं है। टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक मीडियम होना चाहिए, ये एंड नहीं है। आपको टेक्नोलॉजी का प्रयोग पब्लिक आउटरीच, एक्सेसिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए करना है। टेक्नोलॉजी के प्रयोग से वेलफेयर को बढ़ावा देना है और साथ ही साथ इंक्लूसिवनेस भी बढ़ानी है। एक बात और याद रखें साथियों, आपको सोशल मीडिया के प्रयोग में एनोनिमिटी के सिद्धांत को भी याद रखना है। सोशल मीडिया का प्रयोग रियल चेंज लाने के लिए होना चाहिए, न कि अपनी सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए। यानी आत्ममुग्धता में रील्स नहीं बनवाई जानी चाहिए, बल्कि यह होना चाहिए सोशल मीडिया का उपयोग
तो समाज में एक रियल चेंज लाने के लिए होना चाहिए, यह मैं कहना चाहता हूं। आपकी सच्ची इमेज वे लोग बनाएंगे जिनकी आप सेवा करेंगे, न कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स आपकी इमेज बनाएंगे। सोशल मीडिया आज पब्लिसिटी का एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है, लेकिन सच्चाई है कि इसका असर बहुत थोड़े समय तक रहता है। लेकिन लोगों के दिलों में यदि जगह बनानी है, इससे अपने को बाहर करिए, यह मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं। डियर ऑफिसर ट्रेनीज, 21 अप्रैल 1947 को सिविल सर्विसेज के पहले बैच को संबोधित करते हुए सरदार पटेल जी ने भी जो बात कही थी, उसे आपको हमेशा याद रखना है। हम इस बार सरदार पटेल की 150th जयंती मना रहे हैं और आज भी उनके द्वारा कही गई बातें हमारे लिए पूरी तरह से रिलेवेंट हैं। जैसी रिलेवेंट उस समय थी, वैसी रिलेवेंट आज भी है। उन्होंने कहा था कि इट विल बी योर बाउंडन ड्यूटी टू ट्रीट द कॉमन मैन इन इंडिया एज योर ओन, और टू पुट इट करेक्टली, टू फील योर सेल्फ टू बी वन ऑफ देम एंड amongst them, and you will have to learn not to despise or to disregard them. In other words, you will have to adapt yourself to democratic ways of administration. और उन्होंने यह भी कहा था, above all, I would advise you to maintain the utmost impartiality and incorruptibility of administration. No service worth a name can claim to exist if it does not have in view the achievement of the highest standard of integrity. इसलिए मैंने कहा हम सबको इस अकादमी का जो मोटो है, शीलम परम भूषणम, उसको चरितार्थ करना होगा। अक्सर ऐसा माना जाता है कि पावर करप्ट, लेकिन मैं मानता हूं पावर करप्ट ओनली वीक। हम लोग भी हैं, लंबे समय से मैं पावर में हूं, क्यों नहीं कोई करप्ट बना देता है? 40-45 साल का पॉलिटिकल करियर है, क्यों नहीं कोई आरोप लगा देता है? क्यों नहीं हो सकता? लेकिन जो कमजोर लोग होते हैं, उन्हीं को यह पावर करप्ट करता है। द स्ट्रांग यूज पावर टू डू गुड फॉर अदर्स। द स्ट्रांग यूज पावर टू डू गुड फॉर अदर्स। और मैं यह भी कहना चाहूंगा साथियों, निर्णय जब करना हो, चिंता मत करो हमारा बॉस क्या सोचेगा, कहीं हमारे खिलाफ कोई एडवर्स एंट्री न कर दे, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर दे। सबसे ऊपर कोई ना कोई एक सुपर पावर है, उसे मत भूलना। कोई ना कोई सुपर पावर है जो पूरे होल यूनिवर्स को ऑपरेट कर रहा है। और मैं वही बातें कह रहा हूं जिसे कि मैंने अपनी जिंदगी में मैंने अपनाया है। डर के मत काम करना। बड़ा सख्त अफसर है, नजर बचा के काम करो, बचकर काम करो, ऐसे आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपका जो स्थान समाज में बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सुपर पावर के ऊपर भी भरोसा रखो, जो जस्टिफाइड है करो, वही करो। दुनिया की कोई ताकत आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आपके डिसीजन में न्याय होना चाहिए, जस्टिस और फर्मनेस होनी चाहिए। देश की बागडोर आपके हाथ में है और हमारे प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप में हमने बस 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है और साथ ही साथ इसे सेल्फ रिलायंट बनाने का भी लक्ष्य रखा है। और हमने एक ऐसे भारत बनाने का लक्ष्य रखा है जिसमें विकास का लाभ सभी क्षेत्रों और नागरिकों और खासकर हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स तक और भी पहुंचे। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि आप स्वयं को लोगों के सेवक के रूप में देखें। आपका कैरेक्टर इनकरप्टेबल हो, आपका आचरण इंटीग्रिटी से परिपूर्ण हो। आपको ऐसा कल्चर बनाना है जो ईमानदारी न एक गुण हो, न ही अपवाद, बल्कि आम जीवन की सामान्य सी बात हो। आपके जीवन में बहुत से ऐसे क्षण आएंगे साथियों
जब आपको बहुत प्रलोभन दिए जाएंगे। होता है ऐसा पॉलिटिक्स में। आपको गलत लेकिन आसान या मुश्किल लेकिन नैतिक रास्ते के बीच चुनाव आपको ही करना होगा। लेकिन यदि आपने इंटीग्रिटी से समझौता कर लिया तो आप मानकर चलिए आपका जीवन निरर्थक है। बहुत लोगों को देखिए, जाकर उनकी फैमिलीज को, जिन लोगों ने गलत तरीके से पैसा कमाया है, आपको लग जाएगा पता इसका क्या दुष्परिणाम होता है। और आपको याद रखना है कि आपकी ट्रेनिंग जिस एकेडमी में हुई है उसका नाम लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर है। उनका पूरा जीवन हमें हर समस्या में, हर दुविधा में, हर परिस्थिति में नैतिक रास्ते का चयन करना यह सिखाता है, चाहे वह कितनी मुश्किलों से भरा हुआ क्यों न हो। और साथियों, शांत और सरल दिखने वाले शास्त्री जी के भीतर अद्भुत साहस और अटूट संकल्प था। डोमिनेट करने में नहीं, खामोशी से बड़े बदलाव लाने में होती है सच्ची शक्ति। उन्होंने यह साबित किया था, सच्ची शक्ति किसी को डोमिनेट करने में नहीं बल्कि खामोशी से बड़े बदलाव लाने में होती है। यह हम लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन चरित्र से समझ सकते हैं। देश के विकास के लिए कार्य करने में यह होती है। और उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन को बढ़ावा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और भारत को आत्मनिर्भरता की लाल बहादुर शास्त्री जी ने राह भी दिखाई। और जब जरूरत पड़ी तो 1965 के वार में उन्होंने दृढ़ता और साहस के साथ दिखाया कि सादगी कमजोरी नहीं बल्कि यह ताकत है। सादगी यह कमजोरी नहीं बल्कि यह ताकत है। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और दुनिया को दिखलाया, भारत एक वक्त का अपना भोजन छोड़ सकता है लेकिन अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा और साथ ही साथ अपनी इंटीग्रिटी से भी समझौता नहीं करेगा। हम यह लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से यह संदेश ले सकते हैं। सिर्फ 19 महीने के कार्यकाल में, 19 मंथ का उनका कार्यकाल था, शास्त्री जी ने सादगी, ईमानदारी, साहस और जन सेवा का जो आदर्श स्थापित किया वह आपके जीवन की कसौटी होनी चाहिए। और मित्रों, एक बात और मैं कहना चाहता हूं चलते चलते, जीवन में जो कुछ भी आप करना चाहते हैं तो कोई भी व्यक्ति करना चाहता है और किस लिए करता है? सुख की प्राप्ति के लिए करता है, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ है। ऊपर के बैठे हुए हमारे लेडीज बता सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ है। व्यक्ति जीवन में जो कुछ भी करता है उसको चाहता है सुख प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो। और कुछ लोग ऐसे स्पिरिचुअल होते हैं, कहते हैं कि साहब हम तो जीवन में यह काम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको परमानंद की प्राप्ति हो, परमात्मा की प्राप्ति हो, सुपर पावर तक वो पहुंचना चाहते हैं। होता है ना? मनुष्य, ध्यान रखिएगा, 4 चीजों को मिलाकर बना हुआ है। वैसे तो ऑर्गन्स की चर्चा यदि मैं करना शुरू करूंगा तो लाखों होंगे, करोड़ों होंगे। मनुष्य के पास शरीर है, मन है, बुद्धि है और एक आत्मा है। अब कोई कहेगा आत्मा होती कहां है, तो मैं आत्मा बतलाता हूं कहां होती है। जैसे कोई छोटा बच्चा घर में 6 महीने का, 8 महीने का, 10 महीने का, साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, कोई मां उस बच्चे को घर में छोड़कर 10 दिन के लिए बाहर चला जाए और जब वह मां घर में वापस लौटती है, वो छोटा बच्चा घुटनों के बल पर चलता हुआ मम्मी मम्मी मम्मी, मां मां कहकर जब मां की ओर दौड़ता है, तो मां जिस समय बच्चे को जमीन से उठाकर अपने सीने से लगाती है, उस समय उसको शरीर का सुख नहीं मिलता है, वो मन का सुख नहीं होता है, वो बुद्धि का सुख नहीं होता है, वही आत्मा का सुख होता है। इसे ही हम आत्मिक सुख कहते हैं। यही आत्मिक सुख है। शरीर का सुख माने इंद्रियों का सुख, खाने के लिए अच्छे अच्छे सामान मिल जाएं, कपड़े पहनने के लिए अच्छे अच्छे मिल जाएं, चलने के लिए व्हीकल्स बड़ी बड़ी मिल जाएं, ये सब ये सुख है जो शरीर से संबंधित। मन का सुख, मन का सबसे बड़ा सुख यह होता है मान सम्मान। आप सब, कोई करोड़ों रुपया लाके हमारे सामने, आपके सामने रख दे और कहे करोड़ों रुपया ले लीजिए, मैं समझता हूं कि आप स्वाभिमानी हैं
तो आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे। अस्वीकार नहीं करेंगे तो आपके मन को जो सुख प्राप्त होगा वो शरीर का सुख नहीं होगा, वो बुद्धि का सुख नहीं होगा, वो मन का सुख होगा। शरीर का सुख, शरीर के सुख के लिए यानी तन के सुख के लिए कुछ पैसे की न्यूनतम जो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। तो शरीर के सुख के लिए, तन के सुख के लिए तो धन धान चाहिए, पैसे चाहिए। मन के सुख के लिए मान सम्मान चाहिए। बुद्धि है, बुद्धि का भी अपना सुख होता है। आर्किमिडीज जिस समय जिस प्रिंसिपल की तलाश कर रहे थे और पानी के टब में बैठे थे, जब वो बाहर निकले तब उनको मिल गया। उस समय क्या कहा था उन्होंने? यूरेका यूरेका, यह बोलते हुए जब बाहर वो निकले थे तो उस समय आर्किमिडीज को शरीर का सुख नहीं मिला था, वह मन का सुख नहीं था, वो बुद्धि का सुख था जिसकी वह तलाश कर रहे थे। जिस चीज की वह खोज कर रहे थे वो उनको मिल गया था, बुद्धि का सुख। तो तन के सुख के लिए धन धान चाहिए, मन के सुख के लिए मान सम्मान चाहिए, बुद्ध के सुख के लिए ज्ञान चाहिए और आत्मा के सुख के लिए भगवान चाहिए, सुपर पावर। बी स्पिरिचुअल इन योर लाइफ, बी स्पिरिचुअल इन योर लाइफ। भौतिकवादी जीवन में बनकर सुख की प्राप्ति नहीं की जा सकती। है सुपर पावर जो कोई सारे पूरे यूनिवर्स को चला रहा है। बहुत सारे सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव्स हैं जो उन सारी चीजों को नहीं मानते हैं। और मैं तो एक नेता का भी नाम बताना चाहता हूं जो बहुत बड़े ओहदे पर रहते थे, नहीं मानते थे, लेकिन अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने स्वीकार किया है और वह है पुस्तकों में, लेकिन मैं उनका नाम यहां कोट नहीं करना चाहता। यही मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं। और साथियों, सिर्फ 19 महीने के कार्यकाल में शास्त्री जी ने सादगी, ईमानदारी, साहस और जनसेवा का जो आदर्श स्थापित किया है, मैं समझता हूं कि वह आपके जीवन की कसौटी होनी चाहिए। और साथियों, इस वर्ष यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अपने 100वें वर्ष में 100th ईयर में प्रवेश कर चुकी है। और 100 वर्ष किसी भी कमीशन के लिए एक बहुत लंबी और गौरवशाली यात्रा होती है। और यूपीएससी की इस जर्नी ने भारत को गढ़ा है, भारत को गढ़ा है, बनाया है। और उस क्राफ्टिंग में लवासना एक स्ट्रांग हेल्पिंग हैंड के रूप में दिखा है, मैं ये कह सकता हूं। और मैं समझता हूं कि यूपीएससी और लवासना का जो यह संगम है, यूपीएससी और लवासना का जो यह संगम है, यह निश्चित रूप से आपस में मिलकर देश के भविष्य को यह और अधिक मजबूत करेगा। और बातें बहुत सारी हैं। कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में वैसे आप बहुत लोग भाषण देते हैं, मैं जरूर इसके संबंध में कहना चाहूं। कैरेक्टर का मतलब ईमानदारी से काम न करना, झूठ बोलना, यह सब सारी चीजें आती हैं। बराबर जीवन में ध्यान रखिएगा, मनुष्य का चरित्र उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है, सबसे बड़ी पूंजी होती है। एक बार मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, उदाहरण कई हैं लेकिन एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बार स्वामी विवेकानंद किसी धर्म संसद में भाग लेने के लिए दुनिया किसी देश में गए थे। कोई बहुत बड़ा देश नहीं था, मैं उसका नाम इस समय भूल रहा हूं। जिस तरीके से हमारे यहां जो संत और सन्यासी जो ड्रेस पहनते हैं, ढीला ढाला होता है, गेरुआ होता है, वो पहनकर गए थे। बाद में विलंब से पहुंचे थे, लोग बैठे थे, पीछे वह भी बैठ गए। कुछ लोग वहां पर सूटेड बूटेड जो लोग भी बैठे थे, वेल ड्रेस्ड जो लोग बैठे थे, वह देखकर स्वामी विवेकानंद को थोड़ा सा मुस्कुराने लगे। तो स्वामी विवेकानंद समझ गए कि हमारे ड्रेस को देखकर ये मुस्कुरा रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद जब भाषण देने के लिए खड़े हुए, उन्होंने कहा था, इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन, बट इन अवर कंट्री कैरेक्टर मेक्स द मैन। कैरेक्टर की अहमियत को हम समझें, यह मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं। और अंत में डायरेक्टर लवासना और उनकी पूरी टीम समेत आप सभी को एक बार फिर 100th कॉमन फाउंडेशन कोर्स की सफलतापूर्वक समाप्ति पर हार्दिक बधाई देता हूं और आपके गोल्डन फ्यूचर, सुनहरे भविष्य की कामना करते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।